मनु की यह मान्यता है कि राज्य शासन के संचालन का कार्य अकेला नहीं कर सकता, अतः उसकी मदद के लिए मंत्री परिषद होनी चाहिए जो राजा को समय समय पर सलाह देगी। अतः मंत्री परिषद के बारे में मनु के विचारों का अध्ययन हम निम्न 6 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला है मंत्रियों की संख्या। मंत्रियों के लिए मनु ने सचिव शब्द का प्रयोग किया है। मनु साधारणतः 7 से 8 सचिव रखने की बात करता है ताकि राजा शासन सही तरीके से चला सके। दूसरा है मंत्रियों की योग्यताएं। मनु कहते हैं कि राजा को कुलीन, शूरवीर, निपुण तथा सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए। यदि शूद्र में सभी योग्यताएं हों तो भी उसको किसी भी स्थिति में मंत्री नहीं बनाना चाहिए। दूसरी विशेष बात मनु कहते हैं कि मनु मंत्रियों के चयन के लिए अनेक सिद्धांत बताते हैं जिनका राजा को ध्यान रखना चाहिए। पहला है परंपरा के पालन का सुझाव। मंत्री पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिनके पूर्वजों ने यह कार्य किया है, क्योंकि वे स्वतः इसके दायित्व को जानते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है, सरल शब्दों में यदि हम कहें तो यह कहा जा सकता है कि मंत्री का बेटा यदि योग्य है, मंत्री का बेटा या उसकी संतति में अगर योग्य व्यक्ति आते हैं तो उन्हें मंत्री बनाए जाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि वो लायक नहीं हैं तो अन्य जो मंत्रियों के परिवार से हैं उनमें उन्हें बनाया जाना चाहिए। दूसरा है शास्त्रों का सम्यक ज्ञान। मंत्री को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र व कामशास्त्र इन तीनों का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। तीसरा, राजा कहता है कि चारित्रिक गुण, मंत्री का चरित्र बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है मंत्रियों के लिए परीक्षा। मनु ने मंत्रियों की योग्यताएं बताई, स्पष्ट किया, लेकिन वो आदर्शवादी विचारक नहीं है। उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति के लिए जो गुण बताए उन गुणों की परीक्षा के लिए भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। मनु कहते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति के लिए मंत्री परीक्षित होने चाहिए, अर्थात परीक्षा में खरा उतरने पर भी उन्हें मंत्री बनाया जाए। किंतु इस परीक्षा की विधि के बारे में मनुस्मृति में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तीसरा है मंत्रणा के लिए समय एवं स्थान। मनु कहते हैं कि मंत्रणा अति गोपनीय होनी चाहिए। समय मध्याह्न और अर्धरात्रि उत्तम है। मंत्रणा के स्थान के रूप में निर्णय वन, पहाड़ अथवा एकांत महल उपयुक्त हैं। मंत्रणा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मंत्रणा के समय उस स्थान से स्त्री, तोता, मैना, अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति, मलेच्छ, कामारोगी और अंग भंग व्यक्ति आदि को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों के अपमानित होने पर मंत्र को अन्य को बता देने का भय रहता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मनु इन व्यक्तियों या जैसे तोता और मैना है, इन समस्त वर्ग जो उसने ऊपर बताए हैं उनके ऊपर वह विश्वास नहीं करता, क्योंकि उस समय तोता और मैना को की कुछ प्रजातियां ऐसी होती थी जो मनुष्य की बोली को बोलती थी। अतः ये डर था कि ऐसा नहीं हो कि मंत्रणा सुन करके ये पक्षी जा करके कहीं और मंत्रणा को प्रकट कर दें। इस तरह मनु मंत्रणा की गोपनीयता को बहुत ही तरीके से गुप्त रखने के पक्ष में है। अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली। मनु ने मनुस्मृति में मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। ये निर्देश निम्न प्रकार से हैं। पहला, विभागों द्वारा अपने अपने विभागों का कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मंत्री राजा को परामर्श निर्भयता से देवें। तीसरा है राजा कोई भी कार्य मंत्रियों की सलाह के बिना न करे, अर्थात ये नहीं कि राजा के मन में कोई भी विचार आया
और तत्काल उस पर वो निर्णय कर ले। उसे अपने मन में कुछ वो निश्चित करता है तो भी उसे मंत्रियों की सलाह अवश्य करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा को दोहरा विचार विमर्श करना चाहिए। अर्थात किसी भी विषय पर पहले संबंधित मंत्री से परामर्श करे और उसके बाद संपूर्ण मंत्री परिषद में विचार करे। आज भी विश्व में लगभग सभी जगह जहाँ लोकतंत्रात्मक शासन है वहाँ पर विचार विमर्श का, शासक का यही तरीका है जो मनु के द्वारा बताया गया है। पहले शासक जो है वो अपनी जो विश्वस्त मंत्री होते हैं, उन सलाहकार होते हैं, उनसे उस विषय पर विचार विमर्श होता है, निर्णय किया जाता है। उसके बाद वो संपूर्ण मंत्रिमंडल में बात रखी जाती है और वहाँ पर उसके अनेक डायमेंशंस उभर के सामने आते हैं। उसके बाद निर्णय किया जाता है और निर्णय होने के बाद निर्णय आम सहमति से बताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई मंत्री उसके विरुद्ध भी है तो उसका विचार प्रकट नहीं किया जाएगा। निर्णय संपूर्ण मंत्री परिषद की आम सहमति से ही होगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मनु ने योग्य मंत्रियों की नियुक्ति पर अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि मनु यह मानता है कि योग्य मंत्री यदि हैं तो शासक बहुत अच्छी तरीके से शासन कर सकता है, और यदि मंत्री अयोग्य हुए तो वे राजा को धोखा भी दे सकते हैं, और यदि वे धोखा नहीं भी देंगे तो भी उनकी अकुशल कार्यप्रणाली राजा को और उसके राज्य को संकट में डाल देगी। धन्यवाद।